मैं अपने दोस्त के साथ एक टपरी पर चाय पीने गया था और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसका प्रूफ ये फोटो है जो मैंने उस वक्त ली थी। मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया तो चाय वाले भैया बोले कि चाय 15 की हो गई है। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ और मेरे मन में एक प्रश्न आया कि महंगाई रातों रात बढ़ गई है क्या, वो भी सीधा 50%। मतलब टपरी वाली 10 की चाय सीधा 15 में। मैंने इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत चल रही है। यहाँ मुझे समझ में आ गया कि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये उसका असर है। लेकिन फिर मेरे मन में ये सवाल आया कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले टंटे का असर इतनी दूर बैठे एक टपरी वाले पर कैसे पड़ रहा होगा। तो इस वीडियो में आसान भाषा में हम इसी की बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये नाम हम सब ने इन दिनों खूब रट लिया है। बात यह है कि भारत अपनी एलपीजी ज़रूरत का तकरीबन 60% हिस्सा बाहरी देशों से खरीदता है और इस इंपोर्ट का लगभग 85% हिस्सा इसी सकरे समुद्री रास्ते से आता है, जो इस समय काफ़ी देशों के लिए ठप पड़ा हुआ है, जहां पर जहाज़ों के लिए खतरा मंडरा रहा है। अब सबसे पहले इस जगह को समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की लगभग 29% एलपीजी यहीं से गुजरती है। यहाँ से भारत के लिए कतर, सऊदी अरब और यूएई, कुवैत सबसे बड़े सप्लायर हैं। अब जब युद्ध की स्थिति में ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है या सेफ पैसेज नहीं देता है तो जहाज़ों का इंश्योरेंस महंगा हो जाता है। ऐसे में कोई भी इस रास्ते से गुजरने का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि जान और माल दोनों का खतरा बना रहता है। परिणाम, सप्लाई रुकने का खतरा बढ़ जाता है। इस समय भी यही हो रहा है। कई जहाज खाड़ी के बाहर लंगर डाले खड़े हैं। लेकिन ये गैस आती कैसे है? इसे लाने के लिए साधारण जहाज नहीं बल्कि वेरी लार्ज गैस कैरियर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि भारतीय जहाज शिवालिक या नंदा देवी। ये जहाज एक बार में 46,000 मीट्रिक टन गैस ला सकते हैं। आमतौर पर भारत आने में इन्हें करीब 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन लगते हैं। तो आसान भाषा में पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके अरब सागर से जब ये जहाज कांडला, मुंद्रा या विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाहों पर पहुंचते हैं तो वहां बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए इन्हें स्टोरेज टैंकों में खाली किया जाता है। ये टैंक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित होते हैं, जहां गैस को लिक्विड के रूप में रखा जाता है और यहां से शुरू होता है असली इंडियन ऑपरेशन। बंदरगाहों से गैस पाइपलाइनों और टैंकर ट्रकों या ट्रेन ट्रैक वैगन के जरिए देश के 215 से ज़्यादा बॉटलिंग प्लांटों तक पहुंचती है। यहाँ इस्तेमाल होता है कैरोसेल सिस्टम। यह एक विशाल घूमता हुआ प्लेटफॉर्म है जहां मशीनें खुद ब खुद सिलेंडरों में गैस भरती है, लेकिन उससे पहले यहाँ सुरक्षा के 3 कड़े पैमानों से हर सिलेंडर को गुजरना पड़ता है। सटीक वजन, सबसे पहले खाली सिलेंडर की जांच होती है और उसमें तय मात्रा में एलपीजी भरी जाती है। अगर वजन कम या ज़्यादा हुआ तो मशीन उसे बाहर साइड कर देती है। लीकेज टेस्ट, हर सिलेंडर को पानी के टैंक से गुजारा जाता है ताकि कोई बुलबुला न दिखे। फिर आता है क्वालिटी सील। जब बाकी के 2 चरण सही पाए जाते हैं फिर अंत में उस पर वो मशहूर थर्मल स्ट्रिंग सील लगाई जाती है, जिसे हम लोग सिलेंडर को यूज़ करने से पहले फाड़ते हैं। ये है 7 समंदर पार से हमारे रसोई तक एलपीजी का सफ़र। अब हम ये जानते हैं कि आखिर हम कितनी एलपीजी बाहर से खरीदते हैं और कितनी अपने देश में बनती है। हमें अपनी एलपीजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने देश में खपत होने वाले एलपीजी का 40% हिस्सा ही हम अपने यहाँ बना पाते हैं, बाकी का 60% हमें आयात करना पड़ता है। इसी कारण चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश भी है और यही कारण है कि युद्ध की वजह से एलपीजी भी फंसी हुई है और उसका असर हमें भारत में भी देखने को मिल रहा है। देश भर में आज की तारीख पर घरेलू सिलेंडर के 33 करोड़ कनेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं और फर्क देखिए कि 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन तो हाल ही के सालों में उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से मिले हैं। यानी गरीब के पास भी अब सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर मौजूद है, जो कि अच्छी बात है और इसलिए भी हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयातक देश हैं। अब युद्ध की बात हो ही गई है तो फिर एक ज़रूरी सवाल आता है कि युद्ध के समय जब हॉर्मुज बंद हो जाता है तो डिमांड और सप्लाई कैसे मीट होती है, तब भारत सरकार क्या करती है। तो सरकार के पास 3 बड़े हथियार हैं। हथियार नंबर 1, घरेलू उत्पाद बढ़ाना। जैसे युद्ध शुरू हुआ सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया, जिसकी रिफाइनरियों को आदेश दिया गया कि वे प्लास्टिक बनाने वाले केमिकल छोड़ें और प्रोपेन ब्यूटेन को पूरी तरह एलपीजी बनाने में लगा दें। इससे घरेलू उत्पादन 25% तक बढ़ गया। हथियार नंबर 2, प्रायोरिटी सेटिंग। गैस की कमी होने पर सरकार एक लिस्ट बनाती है। आपकी रसोई, एम्बुलेंस और अस्पताल, इन्हें 100% सप्लाई मिलती है। होटल, रेस्तरां या फिर फैक्ट्रियाँ, इनकी सप्लाई में 30 से 50% की कटौती की जाती है ताकि आपके घर का चूल्हा न बुझे। फिर बुकिंग पर कंट्रोल यानी पैनिक बुकिंग रोकने के लिए सरकार ने 2 सिलेंडरों के बीच का गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है ताकि कोई जमाखोरी न कर सके।
हालांकि अपने देश में कुछ लोग आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। 1000 का सिलेंडर 2000 का मिलने लगता है और फिर जो पैनिक क्रिएट होता है वो एक अलग बात है। अब एक सवाल उठता है कि जब एलपीजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा बाहर से नहीं आ रहा है तो फिर देश में गैस मिल कैसे रही है। फिर यहाँ बात आती है भारत के सुरक्षा कवच यानी रिजर्व भंडार और नौसेना की। क्या आपको पता है कि भारत ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे विशाल गुफाएं बनाई हुई हैं। विशाखापट्टनम और मंगलुरु में ऐसी गुफाएं हैं जहां 1,40,000 मीट्रिक टन एलपीजी स्टोर की जा सकती है। और हाँ, हमारे पास आमतौर पर करीब 25 दिनों का बैकअप हमेशा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब समुद्री रास्ते असुरक्षित होते हैं तो भारतीय नौसेना मैदान में उतरती है। साल 2019 में शुरू किए गए ऑपरेशन संकल्प के तहत हमारे युद्धपोत इन गैस टैंकरों को सुरक्षा कवच देते हैं ताकि कोई ड्रोन या मिसाइल इन्हें छू न सके। जैसे आपने देखा होगा कि हॉर्मुज से शिवालिक और नंदा को जब पासेज मिला तो नौसेना उसकी सुरक्षा काफिले में तैनात थी। इसके अलावा भारत ने और भी इंतजाम किए हुए हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता को सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रखा है। जैसे अमेरिका से भारत ने 2026 के लिए सालाना लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी का अनुबंध किया है, जो कुल आयात का करीब 10% है। रूस और नॉर्वे से आने वाली खेपें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं होती हैं, इसलिए वे सुरक्षित रास्तों से आती हैं। इसके अलावा अल्जीरिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी भारत ने वैकल्पिक आपूर्ति बढ़ाई है ताकि घरेलू खपत के लिए एलपीजी बिना रुकावट मिलती रहे। इतिहास बताता है कि खाड़ी देशों में तनाव होने पर एनर्जी सप्लाई प्रभावित होती हैं, लेकिन भारत अब पहले से मजबूत है। उदाहरण देखिए, 1990 के खाड़ी युद्ध में भारत के पास कम भंडार थे तो कीमतें दोगुनी हो गई। 2019 में सऊदी ड्रोन हमले से वैश्विक आपूर्ति 5% रुकी, लेकिन भारत ने भंडार इस्तेमाल कर वैकल्पिक तेल मंगवाया। और अब साल 2026 के ईरान संकट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंदी से सबसे बड़ा खतरा है, पर अब भारत 40 देशों से तेल मंगाता है। 10 साल पहले ये सिर्फ 27 थे, इसलिए स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो रही है। युद्ध के कारण दुनिया भर में गैस महंगी होती है, लेकिन भारत में सरकार इसका बोझ पूरी तरह हम पर नहीं डालती है। सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वित्तीय सहायता देती है और उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों परिवारों को 300 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दे रही है। 2026 के इस संकट में भी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि आपकी जेब पर ज़्यादा असर न पड़े। तो अगली बार जब आप युद्ध की खबरें देखें और घबराएं तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। नौसेना के जवान समुद्र में तैनात हैं, इंजीनियर रिफाइनरी में 24 घंटे काम कर रहे हैं और सरकार हर 1 किलो गैस का हिसाब रख रही है। जहां तक आम आदमी तक ज़रूरत पहुंचाने की बात है तो आपको ये याद होना चाहिए कि कोविड जैसी महामारी में भी सरकार ने सुनिश्चित किया था कि लोगों को आसानी से अपने घर पर पहले की ही तरह एलपीजी मिलती रहे। तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती है कि एलपीजी जैसी महत्वपूर्ण चीज पर सरकार लोगों की जरूरत को एकदम दरकिनार ही कर देती है। और वास्तव में यही सुनिश्चित करने के लिए तो सरकार होती है, जिसके पास क्राइसिस मैनेजमेंट की भी पूरी तैयारी रहती है। समस्या असल में ब्लैक मार्केट और अफवाहें फैलाने वालों से शुरू होती है, जिससे आम लोग घबरा जाते हैं और चाय वाले दुकानदार डिफेंस में रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन सरकार के पास रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी व्यवस्था होती है। जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया, सालों से वैकल्पिक स्रोत, ज़्यादा देशों से आयात और भंडार बढ़ाकर तैयारी रहती है ताकि आम आदमी को खाना पकाने में दिक्कत ना हो। उधर ब्लैक में महंगे सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई तो कर ही रही है। और फिर आपको वो दौर तो याद होगा ही जब मेरे जैसे आदमी के गांव में पहली बार एलपीजी का सिलेंडर रेगुलर आना बीते कुछ सालों में ही शुरू हुआ है। आज मेरे गांव के छोटे से बाजार में गैस एजेंसी है, जब कुछ साल पहले तक अरेंजमेंट ऐसे होते थे कि सभी लोगों को सुबह सुबह बाजार में लाइन लगानी होती थी, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर वाला ट्रक 3 से 4 महीनों में एक बार पहुंचता था। और तब भी कई लोग ऐसे होते थे जिनका नंबर उस दिन भी नहीं आता था। तो पैनिक असल में उसे कहते हैं। और तब हमारे पास और आपके पास सोशल मीडिया भी नहीं होता था कि सरकार पर अपनी भड़ास निकाल सकें। लोगों को लगता था कि एलपीजी सिलेंडर मिलना उनकी किस्मत में नहीं है। तो आज सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउसेस के आउटरीच से घबराकर वो चाय वाला भैया अपना रेट बढ़ा देता है, जबकि सिलेंडर मौजूद है और सप्लाई भी दुरुस्त, बशर्ते मामला कालाबाजारी का न हो। तो हमारा काम बस इतना सा है कि पैनिक न करना और अफवाहों पर ध्यान न देना। सप्लाई चेन मजबूत है और आपकी रसोई सुरक्षित है।